डियर स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो सेशन में हम लोग पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स के बारे में। इसके पहले प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। उससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है कि अल्केन्स को हम लोग बनाते कैसे हैं, यानी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स के बारे में। इस वीडियो सेशन में पूरे के पूरे हम लोग पढ़ेंगे क्या केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन, और हम कह सकते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स के बारे में, वो भी टू दी पॉइंट सिलेबस के साथ। इधर उधर की बात हम नहीं करेंगे। चलिए सीधे अब हम शुरू हो जाते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्केन, तो जब कभी भी आपको ऐसा टॉपिक मिल जाए लिखा हुआ रहे केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शन, इसका मतलब है कि आपके पास कोई अल्केन है। ठीक है, कितना भी कार्बन एटम का हो सकता है, 1 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम, अल्केन होना चाहिए। अल्केन कैसे पहचानेंगे? जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तब उसे हम क्या कहते हैं? अल्केन कहते हैं। जब आप इस अल्केन को किसी दूसरे केमिकल्स के साथ ट्रीटमेंट करवाएंगे यानी रिएक्शन करवाएंगे, तो कुछ न कुछ क्या मिलेगा आपको? प्रोडक्ट मिलेगा। तो हम बेसिकली यहाँ स्टडी करना क्या चाहते हैं कि अल्केन पे अलग अलग हमें क्या करना है? केमिकल्स को पुट करना है, यानी रीएजेंट को डालना है, और उससे हमें कौन कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, इसी चीज़ के स्टडी को हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्केन्स बोलते हैं। और जिस चीज़ पे हम लोग फोकस करते हैं वो एक्चुअली होता है सबस्ट्रेट। तो यहाँ जो इस प्रोडक्ट में कार्बन को जो सप्लाई करेगा, यानी नंबर ऑफ कार्बन जो डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा किस चीज़ पे? अल्केन पे। और जो केमिकल हम ऊपर से पुट करेंगे ये कहलाएगा आपको क्या? रीएजेंट। और इधर जो न्यूली जो सबस्टांस बनेगा इसको हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट कहेंगे। चलिए अब हम बारी बारी से एक एक को हम समझते हैं। पहला एक रिएक्शन है सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। सबस्टिट्यूट कर देना। सबस्टिट्यूट कर देने का मतलब होता है कि उसके बदले किसी और को ले आना। और सबस्टिट्यूशन रिएक्शन में देखिए, सबसे पहले यहाँ जो रिएक्शन हम करवाने की कोशिश कर रहे हैं ये है हमारे पास मीथेन। मीथेन कैसे कहेंगे? ये सिंगल कार्बन एटम का प्रोडक्ट कंपाउंड है। आप मीथेन में देखिए कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एटम्स इसमें कितना है? 4 है। तो देखिए हाइड्रोजन हमने दे दिया 4। इसका रिएक्शन करवा रहे हैं क्लोरीन गैस के साथ। तो क्लोरीन गैस Cl2 के फॉर्म में मिलेगा। तो एक Cl ऐसे लिख देते हैं, दूसरा Cl ऐसे लिख देते हैं। ये हो गया हमारे पास कौन? Cl2 गैस। इसको डाला गया है सनलाइट में, रिप्रेजेंट करते हैं Hν लिखते हैं, और साथ साथ में लिख देते हैं कि 520 से लेकर के 670 केल्विन इसको टेम्परेचर मिल रहा है। देखिए इस रिएक्शन में होने क्या जा रहा है। इस रिएक्शन में क्या होगा कि ये हाइड्रोजन कार्बन के साथ हटेंगे, कार्बन से हटेंगे, तो इनको हम इस हाइड्रोजन को हटाते हुए दिखा रहे हैं, बाकी सब हाइड्रोजन को इन्हीं के पास रहने दे रहे हैं। ठीक है, और ये हाइड्रोजन हटेगा तो अकेले नहीं, एक क्लोरीन को ले जाएगा, तो ये बना देगा कौन? HCl। अब ये क्लोरीन किसके जगह पे चला गया? हाइड्रोजन के जगह पे, तो यहाँ आ जाएगा कौन? क्लोरीन। तो देखिए पहले इस जगह पे था कौन? हाइड्रोजन। ये रिप्लेस हो गया, सब्स्टिट्यूट हुआ है किसके थ्रू? इस क्लोरीन के थ्रू। इसी वजह से इस रिएक्शन को हम कहेंगे क्या? सबस्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहाँ हैलोजन ऐड हो रहा है। हैलोजन में आपको पता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है। तो हैलोजन का ऐड होना, हैलोजन के थ्रू सबस्टिट्यूट होना, इस रिएक्शन को हम कहेंगे क्या? हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन सबसे ज़्यादा तेजी से करने वाला कौन है? फ्लोरीन, क्योंकि अपने ग्रुप में ये एनोमैलस बिहेवियर शो करता है। एनोमैलस मतलब विचित्र बिहेवियर को ये क्या करता है? शो करता है। क्यों? क्योंकि इसका सबसे छोटा साइज होता है किसका? फ्लोरीन का। इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, किसका? फ्लोरीन का।
और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए ये अपने पूरे ग्रुप में क्या करता है, एनोमैलस बिहेवियर शो करता है। यानी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा किसका होगा, फ्लोरीन का, उससे कम क्लोरीन का, और डाउन द ग्रुप चले जाइए तो सबसे कम रिएक्टिविटी मिलता है किसका, आयोडीन का। सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी जो है आपका, रिएक्टिविटी यदि देखा जाए तो क्लोरीन का रिएक्टिविटी और ब्रोमीन का, यानी मैक्सिमम जो रिएक्शन क्लोरीन शो करेगा वही रिएक्शन ब्रोमीन भी शो करता है। थोड़ा सा चेंजिंग किस में आता है, इस फ्लोरीन में आता है और इस आयोडीन में आता है, जो हम आगे इसी वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपको यहाँ क्या लगा कि ये CH4 जब क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन किया तो ये एक्चुअली बनाया क्या, इसके पास 4 हाइड्रोजन था, तो अब इसके पास कितना हाइड्रोजन हो जाएगा, 3, तो यानी CH3, और इसके एक हाइड्रोजन के जगह पे कौन ऐड हुआ था, क्लोरीन, तो लिख देंगे Cl, और एक बाई प्रोडक्ट में हो गया कौन, HCl। क्लियर हो गया होगा रिएक्शन। रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं क्या कि एक हाइड्रोजन के जगह पे दूसरा कोई क्लोरीन आ गया, सब्स्टिट्यूट कर दिया है, तू नहीं तो कोई और सही वाला फार्मूला लगाया है। अब यहाँ देखिए कि क्या है, चलिए नेक्स्ट हम पॉइंट पे बात करेंगे। ये रिएक्शन एक स्टेप में होने वाला नहीं है, इसको हम हटा देते हैं, मेन प्रोडक्ट को ही अब हम यहाँ लिखेंगे, आप समझ गए होंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे CH3Cl और प्लस HCl। अगेन क्लोरीन यदि इसको सप्लाई होता रहा, किसको, इस मीथेन को, उसी कंटेनर में और सनलाइट के प्रेजेंस में है तो यहाँ तो बना है आपको क्लोरोमीथेन। अगेन ये क्लोरोमीथेन CH3Cl अगेन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, यही सब पूरा कंडीशन है। तो देखिए इसके पास फिर एक हाइड्रोजन हटेगा तो हो जाएगा क्या, CH2, और एक क्लोरीन तो पहले से तो था ही, इसका क्लोरीन एक और ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा Cl2, और इसके जो हाइड्रोजन एक हटे हैं, यहाँ देखिए 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, और इसका एक ही क्लोरीन इससे ऐड हुआ है, क्योंकि एक क्लोरीन तो पहले से ही इसके पास था, तो वो क्लोरीन फिर से यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मेशन कर देगा। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि इसके पूरे हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो जाए। यानी और आगे स्टेप हम CH2Cl2 अगेन Cl2 के साथ इन्हीं सब कंडीशन के साथ रिएक्शन करता है, तो ये बना देगा CH, क्योंकि यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो अब एक रह जाएगा, और एक इधर फिर से क्या बनाएगा, HCl, और इसके साथ कितने क्लोरीन था, 2, एक और ऐड होके हो जाएगा 3। अभी भी एक हाइड्रोजन इसके साथ बचा हुआ है। तो देखिए CHCl3, इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राइक्लोरोमीथेन, इसका नाम हो जाएगा डाइक्लोरोमीथेन, और अगेन ये रिएक्शन करता है Cl2 के साथ। तो अभी ये जो लेफ्ट एक और जो बचा हुआ ये जो हाइड्रोजन है ये भी हट जाएगा, हो जाएगा CCl4। क्यों, क्योंकि यहाँ 3 क्लोरीन है, एक क्लोरीन और ऐड हो जाएगा और बनाएगा HCl। इस तरीके से यहाँ रिएक्शन ये फिनिश होगा। हम समझते हैं कि समझ गए होंगे। तो टोटल ये जो केमिकल रिएक्शन जो मीथेन के साथ आपने क्लोरीन का देखा, ये कितने स्टेप्स में, 1 2 3 4 स्टेप्स में हुआ। 4 स्टेप्स में क्यों हुआ, क्योंकि इसके 4 हाइड्रोजन थे, हर एक स्टेप में बारी बारी से एक एक हाइड्रोजन को हमने क्या किया, इसमें हटाता गया। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ, सनलाइट के प्रेजेंस में हुआ, हैलोजन ऐड हुआ, हैलोजिनेशन, सब्स्टिट्यूशन हुआ है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सबसे कम हो जाएगा कौन, आयोडीन का हो जाएगा। ये रिएक्शन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और कई बार एग्ज़ाम में, एकेडमिक एग्ज़ाम में तो खास कर को ये पूछा ही जाता है, तो इसको पूरा आप ध्यान रखिएगा। नीचे अब हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। अभी भी हम पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन, अभी भी हम पढ़ेंगे कौन, हैलोजिनेशन, यानी हैलोजन के साथ ही हम रिएक्शन कराने जा रहे हैं। तो देखिए अब इसमें देखिए कि क्या होगा। ये है मीथेन, ये है आयोडीन, रिएक्टिविटी ऑर्डर इसका सबसे कम होता है, और यदि ये पूरा का पूरा केमिकल रिएक्शन एक क्लोज्ड कंटेनर में हो रहा हो, यानी बर्तन बंद है,
जो है जो बर्तन के अंदर ही है, क्लियर, वेसल्स के अंदर ही है। मीथेन का आयोडीन के साथ रिएक्शन जब हम करवाएंगे, रिएक्शन सेम टाइप से होगा। इसका एक हाइड्रोजन हटा तो CH3, एक आयोडीन इस पर चला गया, इसके साथ चला गया, यानी सब्स्टिट्यूट कर दिया हाइड्रोजन को, कौन, आयोडीन, और दूसरा आयोडीन दूसरे हाइड्रोजन के साथ जो सब्स्टिट्यूट हुआ है उसके साथ मिल करके हाइड्रोआयोडिक एसिड बना देगा। अब यहाँ एक प्रॉब्लम क्या खड़ा हो जाता है कि ये भी अंदर कंटेनर के अंदर ही एक गैसियस फॉर्म है और ये भी गैसियस फॉर्म है, तो ये दोनों फिर से आपस में रिएक्शन कर करके क्या कर लेगा, मीथेन बना लेगा और आयोडीन बना लेगा। तब तो मुझे बनाना है क्या, आयोडोमीथेन, और ये बनने से रहा, क्योंकि अगेन ये आयोडोमीथेन हाइड्रोआयोडिक एसिड के साथ रिएक्शन कर करके फिर से मीथेन बना लेगा और आयोडीन, और ये रिएक्शन चला जाएगा रिवर्सिबल डायरेक्शन में। कभी ये इससे ये बन जाएगा और कभी इन दोनों को रिएक्शन करने के बाद ये बन जाएगा, यानी रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहा है और प्रोडक्ट अगेन रिएक्ट कर करके क्या बनाएगा, रिएक्टेंट बनाएगा। तो यहाँ एक प्रॉब्लम खड़ा होगा। जब कभी प्रॉब्लम हो तो वहाँ एक सॉल्यूशन भी होता है। यदि मुझे चाहिए आयोडोमीथेन, ये यदि हम हाइड्रोआयोडिक एसिड को हम इससे क्या कर दें, हटाना होगा, तो इसमें हम पुट कर देंगे HiO3, इसको ला करके हम इसके अंदर डाल देंगे। अब HiO3 क्या करेगा, ये इसका सबसे ज़्यादा जो एफिनिटी होता है हाइड्रोआयोडिक एसिड से, या दूसरे तरीके से हम कहें कि हाइड्रोआयोडिक एसिड का आयोडोमीथेन से ज़्यादा लगाव होता है किससे, HiO3 से। तो तुरंत हाइड्रोआयोडिक एसिड जो ये है ये रिएक्शन कर लेगा किससे, HiO3 के साथ, तो ये बना देगा आयोडीन, यानी हाइड्रोआयोडिक एसिड अब कन्वर्ट कर जाएगा किस चीज़ में, आयोडीन में, और इस आयोडीन को अगेन हम यूज कर लेंगे कहाँ, रिएक्टेंट में। तो ये हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा होने लगेगा, क्योंकि ये तो रहा ही नहीं। क्यों नहीं रहा, HiO3 के साथ रिएक्शन कर करके आयोडीन बनाया, तो ये रहता तब न जा करके आयोडोमीथेन के साथ रिएक्शन करके अगेन मीथेन और आयोडीन बनाता। इसे हम रहने ही नहीं दिए, तो जो भी बनेगा तो प्रोडक्ट में कौन बनेगा, आयोडोमीथेन, यानी आयोडीनेशन जो होता है वो रिवर्सिबल होता है, और इसके रिवर्सिबिलिटी को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें डालना पड़ता है HiO3, और HiO3 में यहाँ देखिएगा कि आयोडीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा +5, तो यानी जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा होगा वही यहाँ जा कर के पार्टिसिपेट करेगा, तो आयोडीन बनाएगा और वाटर बनाएगा। आप HiO3 नहीं पुट करना चाहते हैं तो आप उसकी जगह पर HNO3 ले लीजिए, ये भी सेम प्रोडक्ट बनाएगा, आयोडीन और वाटर, लेकिन एक नया प्रोडक्ट बना देगा कौन, NO2। तो NO2 ना इसका नहीं फॉर्मेशन हो, तो इसलिए सबसे अच्छा होता है HiO3 ही होता है। आप HNO3 ना लेकर के HGO भी ले सकते हैं, ये रिएक्शन करके HgI2 बनाता है और हाइड्रोजन, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों फ़ायदा नहीं है, कि बाकी इन दोनों रिएक्शन से आयोडीन का फॉर्मेशन हो रहा है जो ऑलरेडी एक रिएक्टेंट का क्या है, पार्ट है। तो आप यदि HI के साथ रिएक्शन करवाते हैं HiO3 का या HNO3 का, तो ये ज़्यादा बेटर है किसके कंपेरिजन में, HGO के कंपेरिजन में, क्योंकि ये ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा और ये दोनों फ्रूटफुल हो जाएगा। तो आयोडीनेशन को जो रिवर्सिबल है, हम आयोडोमीथेन बनाने के लिए उसमें पुट करते हैं HiO3। रीजन पूछेगा, रीजन यही है, आप इसमें इसको पुट करिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा, हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। अभी आपने देखा था क्या कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी फ्लोरीन का, उससे कम क्लोरीन का, उससे कम ब्रोमीन का, सबसे कम किसका था, आयोडीन का, सबसे कम रिएक्टिविटी आयोडीन का। आपने क्लोरीन का देखा, जिस तरीके से क्लोरीन रिएक्शन करता है सेम पैटर्न पे ब्रोमीन भी करता है। आयोडीन देख लिया, अब जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है कौन, फ्लोरीन, इसके बारे में भी बात किया जाए तो जैसे ही आप अल्केन को
जैसे ही अल्केन को, जैसे CH4 को आप फ्लोरीन के साथ डायरेक्टली रिएक्शन करवाइएगा तो ये बहुत विस्फोटक हो जाएगा, टू विग्रस हो जाएगा। तो फ्लोरिनेशन जब हम करवाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा विग्रस हो जाता है, काफ़ी हीट प्रोड्यूस होगा। तो विग्रस होने की वजह से इस रिएक्शन को तो हम नहीं करवाएंगे, लेकिन मुझे चाहिए कौन सा प्रोडक्ट, CH3F चाहिए भी, करवाना भी नहीं चाहते हैं तो दूसरा रास्ता अपनाएंगे। कौन सा रास्ता अपनाएंगे? तो हम हैलोजन का ही एक्सचेंज करवा देंगे। सबसे पहले बनाएंगे अल्काइल क्लोरो अल्केन, या बना लेंगे हम ब्रोमो अल्केन, ऐसे ऑब्लिक करके जो लिखें, क्लोरीन के जगह पर आप ब्रोमीन जब पुट करिएगा तो हो जाएगा RBr। तो इन दोनों में से कोई किसी को आप बना लीजिए पहले, फिर इस पे आप डालिए Hg2F2। तब होगा क्या इसका, कि इसका क्लोरीन जो है वो चला जाएगा इसके साथ, मरकरी के साथ, ये हो जाएगा Hg2Cl2। और ये फ्लोरीन है वो चला जाएगा किसके साथ जगह पे, क्लोरीन के जगह पे। तो यहाँ भी हैलोजन एक्सचेंज हुआ और सब्स्टिट्यूट ही हुआ है। कैसे, आप यहाँ गौर से देखिए इस बात को। चलिए इसको हम हटा लेते हैं इन सब बातों को और देखते हैं इसे अच्छे ढंग से। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। जैसे देखिए आप यहाँ, ये आपके पास क्लोरो अल्केन है, ठीक है। इसके जगह पर आप ले सकते हैं CH3Cl, ये आप ले सकते हैं CH3Br, दोनों में से कोई लीजिए। इस पे पुट करिए Hg2F2। रिएक्शन में क्या होगा, ये क्लोरीन आ जाएगा फ्लोरीन के जगह पे, फ्लोरीन चला जाएगा क्लोरीन के जगह पे, यानी बना देगा RF प्लस Hg2Cl2। अब आप सोच रहे हो यहाँ बैलेंस करना पड़ेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़्यादा बैलेंसिंग पे हम लोग ध्यान नहीं देते, इच्छा हो तो बैलेंस कर लीजिएगा। या देखिए यहाँ केवल क्या है, CH3 है, किसके अल्काइल ग्रुप के जगह पर क्या है, CH3 है। आप एक कार्बोनेटम के भी कंपाउंड अल्काइल ग्रुप ले सकते हैं, 2 कार्बोनेटम, 3 कार्बोनेटम, आपका इसका लेंथ बढ़ाइए घटाइए कुछ भी, लेकिन मेन जो रिएक्शन होने वाला है यही। कभी कभी Hgf2 हम न डाल करके क्या डालेंगे, ASF3। क्लियर होगा क्या, ये क्लोरीन चला जाएगा फ्लोरीन के जगह पर, फ्लोरीन चला जाएगा सब्स्टिट्यूट हो गया, हो जाएगा CH3F प्लस AsCl3। आप ये ना पुट कर करके आप Hgf डालिए, यानी आपके पास है CH3Br, इस पर डाल दीजिए Hgf डालिए। ब्रोमीन आ जाएगा फ्लोरीन के जगह पर, फ्लोरीन चला जाएगा ब्रोमीन के जगह पर, हो जाएगा CH3F और प्लस Hgf। आप सबों में देख रहे हैं कि हैलोजन का केवल एक्सचेंज हो रहा है फ्लोरीन ब्रोमीन के साथ, या क्लोरीन होता जैसे CH3Cl, आप Cl या Br में से आयोडीन नहीं ले सकते। प्लस आप क्या करिए, SbF3 ले लीजिए, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये बना देगा क्या, CH3F प्लस Cl3 बनाएगा। तो आपने कौन कौन से रिएजेंट का यूज किया हैलोजन को एक्सचेंज करवाने के लिए, इस दिमाग में इसको रखना पड़ेगा। Hgf2, ASF3, AgF, SbF3, टोटल 1 2 3 4, आपने 4 रीएजेंट का यूज किया। इसने क्या किया कि क्लोरो अल्केन या आपके पास होता ब्रोमो अल्केन, उसमें से क्लोरीन और ब्रोमीन को रिप्लेस किया किसके थ्रू, फ्लोरीन के थ्रू। और ऐसा हम ये सब्स्टिट्यूशन हम करवा लेते हैं और बना लेते हैं फ्लोरो अल्केन, जो कि बनाना आसान नहीं था। इस चीज़ के बारे में सबसे पहले बताया था किसने, स्वार्ट ने। तो उनके नेम को रिगार्ड देने के लिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या, स्वार्ट रिएक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आप इन सबों में से किसी एक का यूज करिए और क्लोरीन या ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन हो रहा हो फ्लोरीन के साथ, तो वो कहलाएगा आपको स्वार्ट रिएक्शन। हम समझते हैं कि अच्छे तरीके से स्वार्ट रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ तक आप समझे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। बात कर रहे थे किस चीज़ पे, सब्स्टिट्यूशन पे। अभी भी हम बात करेंगे
सब्स्टिट्यूशन पे ही। देखिए अभी भी हम बात करने जा रहे हैं किस चीज़ पे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे ही। वहाँ हैलोजन के थ्रू हो रहा था, अब नाइट्रोजन के थ्रू करवाने जा रहे हैं, NO2 के थ्रू। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ क्या है आपके पास, अब हम करवाने जा रहे हैं नाइट्रेशन। अभी भी ये पोर्शन हम पढ़ रहे हैं किस चीज़ में, सब्स्टिट्यूशन में। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, हटाएंगे हम किसी एक हाइड्रोजन को, उस हाइड्रोजन के जगह पर किसी दूसरे को पुट कर देंगे। किसके हाइड्रोजन को, मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा पढ़ना, अल्केन का हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। तो ये नाइट्रेशन दूसरा पॉइंट है। वहाँ फर्स्ट पॉइंट पे आप देख रहे थे कौन सा, हैलोजिनेशन। ये है अल्केन, अल्केन में ये है हाइड्रोजन, इसको निकाल करके रखें। आपने पढ़ा होगा कि अल्केन में से जब हाइड्रोजन को हम हटा देते हैं तो जो रेस्ट पार्ट बढ़ जाता है वो अल्काइल ग्रुप है। तो दूसरे तरीके से आप पढ़िए कि जब अल्काइल ग्रुप में हम हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, अल्केन बन जाएगा। सेम ही बात है। तो आप यहाँ एक मिनट थोड़ा सा आप यहाँ गौर से देखिएगा इन सब बातों को, थोड़ा सा सिस्टमेटिक इनको कर लें। हाँ ठीक है, देखिएगा यहाँ जब कभी भी आपको नाइट्रेशन आ जाए, आपके दिमाग में जाना चाहिए कि यहाँ ऐड कौन होगा, NO2। जब कभी भी बोला जाए कि नाइट्रेशन करवा रहे हैं तो यहाँ ऐड कौन होगा, NO2। रीएजेंट जो यूज करेंगे वो होता है कौन सा, HNO3। तो जब अल्केन के साथ आप HNO3 का रिएक्शन करवाएंगे तो ये NO2 जा करके इसके हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देगा। देखिए यहाँ से इसका हाइड्रोजन हट जाएगा और इसके जगह पर जा करके ऐड हो गया कौन, NO2। तो NO2 का ऐड होना कहलाएगा, ये प्रीफिक्स में यूज होता है। तो नाइट्रो ये नंबर ऑफ कार्बन एटम जिसमें जितना होगा वो अल्क बताएगा, और सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड होंगे तो क्या कहेंगे, ANE। और जब कभी भी सब्स्टिट्यूशन हो इसके साथ HNO3 के साथ तो ये क्या बनाता है, एक वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है। तो ये जो प्रोसेस आपने पढ़ा ये था कौन सा, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या याद रखना है, NO2 ऐड होगा सब्स्टिट्यूट होकर के। आप ये बाई प्रोडक्ट लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑर्गेनिक रिएक्शन में हम मेन कंपाउंड पे बात करते हैं। तो नाइट्रेशन में याद रखना है कि HNO3 हमको पुट करना होगा। HNO3 जैसे ही हम डालेंगे सब्स्टिट्यूशन के जगह पे NO2 ऐड होगा और वही हमारा मेन प्रोडक्ट होगा। रिएक्टिविटी जो हाइड्रोजन का होता है, जो हाइड्रोजन का जो हटने का रेट है, सबसे ज़्यादा तेज़ी से हटेगा 3 डिग्री का हाइड्रोजन, तब 2 डिग्री का, तब 1 डिग्री का। ये डिपेंड करेगा किस चीज़ पे कि कौन सा अल्केन है। जैसे देखिए आप डिग्री पहचान लिए पहले, ये कार्बन कार्बन है तो ये भी 1 डिग्री का और ये भी 1 डिग्री का, और इससे जो हाइड्रोजन एडेड है ये हो जाएगा 1 डिग्री का। यदि इससे एक कार्बन और ऐड कर दें तब ये कार्बन हो जाएगा 2 डिग्री का, तो ये भी हाइड्रोजन हो जाएगा 2 डिग्री का। यानी जैसे संगति में रहेगा वैसे ही उस हाइड्रोजन का नाम हो जाएगा। एक कार्बन एटम और ऐड कर दीजिए तब ये कार्बन हो गया 3 डिग्री का, तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा 3 डिग्री का। तो इस कंडीशन में ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा बहुत तेज़ी से। एक हम हटा दें तो थोड़ा रिएक्टिविटी घटेगा, एक और घटा देंगे तो एक हमारा रिएक्टिविटी और घट जाएगा। यानी सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव हाइड्रोजन होगा वो 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, तब 1 डिग्री। किसके साथ, जब हम नाइट्रेशन करवाते हैं या और भी कोई रिएक्शन जैसे सल्फोनेशन करवाएंगे तब। नेक्स्ट पॉइंट पे सल्फोनेशन। अब समझिए सल्फोनेशन में क्या है कि जब कभी भी आपको सल्फोनेशन बोला जाए, नाइट्रेशन बोला जाए, हैलोजिनेशन बोला जाए, इसका मतलब है कि ये सब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का ही पार्ट है। सल्फोनेशन में आपको याद रखना है कि यहाँ ऐड होगा सब्स्टिट्यूशन वाले जगह पे SO3H, और जो हम लोग रिएजेंट यूज करते हैं उसमें 2 चीज़ लेते हैं, H2SO4 के साथ क्या लेते हैं, SO3। जैसे यहाँ आपको HNO3 ये रिमेंबर करके रखना पड़ा, उसी तरीके से आपको याद करके रखना पड़ेगा कि जब हम सल्फोनेशन करवाते हैं तो वहाँ लेते हैं कौन, रिएजेंट में H2SO4 के साथ क्या लेते हैं, SO3 लेते हैं। आपको ये हीट नहीं याद रहा तो आप सिंपल सा ऐसे
ट्रायंगल दे दीजिएगा जो हीट का साइन है, और ऐसे 675 जो केल्विन लिखा हुआ है ये अप्रोक्स 400 डिग्री सेंटीग्रेड के क्या है, इक्वल है। तो ये भी आप दिमाग में रख सकते हैं। तो चलिए अब हम सल्फोनेशन देख लेते हैं, नाइट्रेशन के ही तरह है। आप यहाँ देखिए ये अल्केन है कैसे अल्केन है, लास्ट वाले कार्बन एटम CH3 है, इधर तो अल्काइल ग्रुप है ही, तो ये मिथाइल इधर अल्काइल सब ऐड हो गया तो क्या बन गया अल्केन। या दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि इसका कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है तो अल्केन। सल्फोनेशन करवा रहे हैं तो इन दोनों को एक साथ पुट करना हमें ज़रूरी है, H2SO4 को और SO3 को। आपको पता है कि सल्फोनेशन में कौन ऐड होने वाला है। अब इस 1 डिग्री का एक 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन कोई हटेगा तो हो जाएगा RCH2 हो जाएगा। तो देखिए RCH2 यहाँ लिख दिए, और जो हाइड्रोजन हटा है उसके जगह पे SO3H क्या हो गया, जाकर के जुड़ गया। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ क्योंकि इसका हाइड्रोजन हटा और उसके जगह पे जाकर के SO3H जाकर कर ऐड हो गया, यानी हाइड्रोजन को SO3H ने सब्स्टिट्यूट कर दिया। और एक बाई प्रोडक्ट में आपका कौन बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स फिक्स्ड है, नाइट्रेशन में भी सल्फोनेशन में भी। तो आपको कोई टेंशन नहीं याद रखने में, यहाँ भी H2O है, H2O है, H2O है। अब देखिए ये 3 डिग्री का हाइड्रोजन है। कैसे 3 डिग्री का हाइड्रोजन है, इस कार्बन एटम से इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, क्योंकि अल्काइल ग्रुप होगा तो कार्बन तो होगा ही। रीएजेंट सल्फोनेशन के लिए कौन होता है, H2SO4 SO3। 675 यानी 400 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रॉक्स पे हम क्या करेंगे, और यहाँ लिख दीजिए 400 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब इसको हम हीट करेंगे इससे ये रिएक्शन फास्ट होगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो इसका हाइड्रोजन 1 डिग्री का है और इसका हाइड्रोजन कितने डिग्री का है, 3 डिग्री का। और अभी आपने पढ़ा है कि 3 डिग्री का हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो आपको ये हाइड्रोजन हटता हुआ नजर आएगा और इसके जगह पर जाकर के ऐड होगा कौन, SO3H। रिएक्शन देखिए कितना आसान है। आप पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इसमें हम पढ़ रहे हैं सल्फोनेशन। बाई प्रोडक्ट में एक H2O फिक्स्ड है। क्लियर हो रहा होगा, हम समझ रहे हैं कि। तो आपने अभी तक ये पढ़ा है सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहला रिएक्शन था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अल्केन के साथ हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में हम लोगों ने 2 कंडीशन देखा, एक स्वाट रिएक्शन आयोडोनेशन और एक क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन। नाइट्रेशन NO2 का ऐड होना, रीएजेंट यूज्ड होगा HNO3। सल्फोनेशन SO3H का ऐड होना सब्स्टिट्यूशन वाले पार्ट के जगह पे। रीएजेंट यूज होगा कौन, H2SO4 के साथ SO3। क्लियर हो गया यहाँ तक के, कोई तकलीफ नहीं है। और जब यहाँ तक हमारे वीडियो को देख चुके हैं तो काइंडली थोड़ा सा एक रुक करके कुछ काम कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों से, जिससे मेरा भी कुछ बेनिफिट हो जाए। अब आ जाइए क्या, ऑक्सीडेशन। फर्स्ट था सब्स्टिट्यूशन, सेकंड रिएक्शन है हमारे पास कौन सा, ऑक्सीडेशन। अल्केन सिंपल हाइड्रोकार्बन है, जो कि इसके डेफिनेशन से ही इसके नाम का पता चल जाता है, क्योंकि अल्केन में केवल कार्बन होता है और हाइड्रोजन होता है, इसलिए हाइड्रोकार्बन। तो जब कभी भी आप किसी भी हाइड्रोकार्बन को आप बर्न करवाइए, जलाइए, घरों में भी देखते हैं जो हम लोग गैस को लाते हैं तो उसको बर्न ही करते हैं, वो भी उसमें हाइड्रोकार्बन ही है, बेसिकली अल्केन ही है। तो जब आप उसे जलाते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलेगा धुआं यानी CO2। कुछ वाटर्स के ड्रॉपलेट्स भी बनते हुए नज़र आ जाएंगे आपको, बाद में उसके वेपर बन के उड़ जाता है तो H2O। और कोई भी चीज़ जलेगा तो क्या देगा, हीट देगा, तो हीट मिलता है हमारे पास। सिमिलरली हमारे पास ये अल्केन है जो कि एक तरीके का क्या है, हाइड्रोकार्बन है। बर्निंग करवाने के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है, और ऑक्सीजन इस अल्केन के साथ रिएक्शन कर रहा है, इस वजह से इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। और जब कभी भी कितना भी लंबा हाइड्रोकार्बन हो कितना भी कार्बन एटम का, वो आपको धुआं देगा, पानी देगा, गर्मी देगा, यानी CO2 देगा, H2O देगा और हीट देगा। किसी को भी इथेन ले लेते, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते, CO2 H2O और हीट ही देता।
प्रोपेन ले लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते, बर्न करवाते, CO2H2O हीट देगा। यानी कॉमन सा लॉजिक है कि कोई भी हाइड्रोकार्बन हो उसको बर्न करवाइए, यही देता है। पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन ही है, CO2H2O और हीट ही देता है, एनर्जी ही देता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कौन सा, ऑक्सीडेशन। अब हो गया कि यहाँ ज़्यादा हम सप्लाई कर रहे हैं ऑक्सीजन, लेकिन जब लिमिटेड सप्लाई करेंगे तो खूब सप्लाई किए तो कार्बन के साथ खूब अच्छे से दो दो ऑक्सीजन आकर के ऐड हो गया। लिमिटेड सप्लाई करेंगे तो इस कार्बन के साथ एक ही ऑक्सीजन जाएगा और H2O तो बनेगा ही और हीट तो बनेगा ही। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन देते तब नहीं ये CO2 हो पाता। हम लिमिटेड सप्लाई ही किए हैं तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड देगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा जहरीला होता है। और इसका जो एफिनिटी है, ये आपके पास ठहरा हेमोग्लोबिन, और इसके पास 3 ऑप्शन है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये सबसे ज़्यादा तेज़ी से तीनों में से चूज किसको करेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड को चूज करेगा और इसको कैरी करने लगेगा। तभी आप देखते हैं कि जब आप धुएं में जब जाते हैं और आपको कांटेक्ट होता है किसके साथ? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, तो आप अनकॉन्शियस फील करना शुरू कर देते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो धुआं में कुछ देर तक रह गया तो वो बेहोश होकर के गिर भी सकता है। और क्यों? क्योंकि उसके पूरे हेमोग्लोबिन, उसके बॉडी का जो हेमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ नहीं इंगेज होकर के किसके साथ इंगेज हो गया है? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। अब कार्बन मोनोऑक्साइड इसको छोड़ नहीं रहा है, छोड़े तब तो ये जाए ऑक्सीजन, और हमारे बॉडी को कार्बन मोनोऑक्साइड चाहिए नहीं, चाहिए क्या? ऑक्सीजन। अब ब्रेन को ऑक्सीजन मिलेगा नहीं तो ब्रेन अनकॉन्शियस होगा, अनकॉन्शियस होगा तो वो व्यक्ति क्या हो सकता है? बेहोश हो सकता है। तभी आप लोगों ने सुना होगा कि किसी बिल्डिंग में आग लगी और बहुत सारे लोग मारे गए, तो सोचते होंगे कि लोग बेवकूफ़ है, कूद क्यों नहीं गया? भाग रहा होगा, लेकिन उसका कांटेक्ट हुआ होगा किसके साथ? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, बेहोश होकर के गिर गया होगा। तब तक के जलते जलते आग उसके पास तक पहुंच गई। फिर सोच लीजिए कि क्या हुआ होगा। तो जब कभी भी ऐसा सिचुएशन आए तो सबसे पहले आप किसी कपड़े को भिगाइए, नाक पे रखिए, वो कार्बन मोनोऑक्साइड को अंदर जाने नहीं देगा। तब तक कि आप क्या कर सकते हैं? लंबी सांस लेकर के भाग सकते हैं। तो ये एक प्रिकॉशन हुआ, बचने का तरीका हुआ। तो देखिए, लिमिटेड सप्लाई करने पे हाइड्रोकार्बन क्या बनाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, H2O बनाता है, हीट बनाता है। सब सिंपल सा रिएक्शन है। अब जब आप मीथेन का रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ, तो ये तो जल्दी होगा नहीं, आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, यानी 1273 केल्विन। और यहाँ एक कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है क्या? निकेल। आपको 1273 याद नहीं रहा तो आप 1000 डिग्री सेंटीग्रेड याद रखिए। ये सीधा सीधा है, जैसे आपने यहाँ 400 ऊपर वाले में याद रखा था। तो बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड और ये बनाता है H2। इन दोनों के कंपोजिशन को हम बोलते हैं वाटर गैस। क्या बोलते हैं इसको? वाटर गैस बोलते हैं। और हम हाइड्रोजन लार्ज अमाउंट में बनाना चाहते हैं तो यही तरीका है कि मीथेन के साथ जब हम वाटर का रिएक्शन करवा दें तो बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। देखिए 1:3 के रेशियो में बना, यानी हाइड्रोजन यहाँ हमारे पास लार्ज अमाउंट में मिलेगा। तो दिस इज द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन। क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग ऑक्सीडेशन में ही पढ़ रहे हैं, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। अब कैटलिस्ट डालेंगे तो अलग अलग प्रोडक्ट मिलेगा। कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन में आपको पूरा का पूरा सब कुछ याद ही रखने वाली बात है, क्योंकि कैटलिस्ट चेंज, प्रोडक्ट चेंज, इधर सब सेम है। जैसे देखिए, अल्केन है, ऑक्सीजन है, अल्केन है, ऑक्सीजन है, अल्केन है, ऑक्सीजन है, अल्केन है, ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट तो अलग अलग है। ठीक है, तो जब आप अल्केन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवा रहे हैं, कॉपर ट्यूब जो कि काफ़ी हीटेड है 573 केल्विन पे, उससे आप गुजारते हैं उस ट्यूब के जरिए, और उसका प्रेशर मेंटेन रखते हैं
100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो आपको मिथेनॉल मिलेगा। ये जहरीली शराब का फार्मूला यही है, मिथेनॉल बनेगा। तो यहाँ कैटलिस्ट का काम कौन किया? कॉपर ट्यूब, जो कि काफ़ी क्या है, हीटेड है 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तभी तो 573 केल्विन हमने लिखा है। एक कंडीशन देना पड़ा है, क्या? 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऐसा कंडीशन नहीं दीजिएगा, मिथेनॉल आपको नहीं बनेगा। तो आपको याद रखना है, यहाँ 9:1 के बाई वॉल्यूम लेंगे, यहाँ 9 लीटर, तो इसका 1 लीटर एटलीस्ट ऑक्सीजन लेंगे तो मिथेनॉल का फॉर्मेशन होगा। कौन सा कैटलिस्ट है? कॉपर ट्यूब है, 573 केल्विन है और 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। आपको रिमेंबर करके इस कंडीशन को रखना पड़ेगा। अब आ जाइए नेक्स्ट, हमारे पास कौन सा है? मीथेन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, वॉल्यूम यहाँ फिक्स्ड नहीं है, कोई टेंशन नहीं। यहाँ MO2O3 ये मोलिडेनम है, इसके साथ गर्म करिए, प्रेशर दीजिए तो अल्डिहाइड बनेगा, और सिंगल कार्बोनेटम के अल्डिहाइड को हम मिथेनॉल बोलते हैं। इसका कॉमन नेम होता है फॉर्मल्डिहाइड और H2O देगा। अल्केन है, ऑक्सीजन के साथ ही रिएक्शन कर रहा है, लेकिन यहाँ कैटलिस्ट अब चेंज है, कौन? Ag2O। हिट किए तो कार्बोजाइलिक एसिड देगा। आपको क्या पूछा जाएगा? यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ मिथेनॉल है, यहाँ मिथेनॉल है और यहाँ कार्बोजाइलिक एसिड है, यानी अल्कोहल अल्कोहल है, अल्डिहाइड है और कार्बोजाइलिक एसिड है। तो ये कैटलिस्ट को आप ध्यान रखिए, अलग अलग कैटलिस्ट प्रोडक्ट अलग अलग हमारे पास मिल रहा है और H2O साथ में दे रहा है। आप इसको लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, NCERT मैक्सिमम का बाई प्रोडक्ट नहीं लिखता। अब ये 3 डिग्री का हाइड्रोजन ठहरा, क्यों? क्योंकि इसको देखिए, इस कार्बन से इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन एडेड है। ऐसे ऑक्सीजन लिखा रहता है, इसको बोलते हैं नसेंट ऑक्सीजन, न्यूली फॉर्म्ड ऑक्सीजन। अल्कोहलिक के MnO4 और K2Cr2O7 के प्रेजेंस में जब रिएक्शन करेगा तो ये ऑक्सीजन जाके इसके जगह पे ऐड हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा OH। देखिए क्या हो गया, OH। और ये रिएक्शन 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्केन के साथ नहीं होगा, तो लिख करके काट दिए हैं। यानी 3 डिग्री का जब अल्केन है उसको आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, किसके प्रेजेंस में? K2Cr2O7 और KMnO4 के प्रेजेंस में, तो 3 डिग्री का आपको अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलिए, अब हम, पहला था आपका कौन सा? फर्स्ट था आपका सब्स्टिट्यूशन, सेकंड हो गया ऑक्सीडेशन, अब थर्ड हम बात करने जा रहे हैं आइसोमेराइजेशन, यानी आइसोमर का फॉर्मेशन होगा। देखिए 4 कार्बोनेटम का है, सीधा चेन बनाए हुए N ब्यूटेन, AlCl3HCl के साथ और 573 केल्विन पे इसको हम हीट करेंगे। रिएजेंट है या कैटलिस्ट कह सकते हैं, जब कार्बन का सप्लाई ना करे तो यहाँ क्या हुआ कि यहाँ भी 4 ही कार्बोनेटम का प्रोडक्ट बना है, लेकिन ये आइसोब्यूटेन हो गया क्योंकि सेकंड पोजीशन पे एक मिथाइल आकर के ऐड हो गया। तो इन दोनों का मोलिकुलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर केवल क्या हुआ, डिफरेंट। तो AlCl3HCl के साथ जब हम डालते हैं अल्केन पे, यानी N अल्केन पे, तो आइसो अल्केन बनाएगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोमेराइजेशन, जिसमें आइसोमर्स का फॉर्मेशन हो। आइसोमर क्या होता है? जिसका मोलिकुलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट। तो डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला तो डिफरेंट केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज दोनों हो जाएगा। ये देखिए अल्केन है, N अल्केन है, सीधा सीधा चेन है, बीच में CH2 ऐसे जो लिखा हुआ है ये एक्चुअली हो गया CH3 और CH2 लिखा हुआ, यानी 4 बार, 1 2 3 और ये 4 सबों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ऐसा नहीं समझिएगा कि नहीं है। और यहाँ CH3 सेम चीज डालिए, देखिए यहाँ आइसो बनाया और यहाँ भी आइसो, लेकिन अलग पोजीशन पे ही चला गया। ये आइसो नहीं है, आइसो तब कहते हैं जब सेकंड पोजीशन पर, ये थर्ड पे है। तो जो मोलिकुलर फार्मूला इसका है वही इसका है, इसका और पॉसिबल आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं यदि बनाता तो दिस रिएक्शन यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग ऑक्टेन नंबर ऑफ ए पार्टिकुलर पेट्रोलियम फ्रैक्शन। और ये आइसोमेराइजेशन का प्रोसेस जो है, इसका यूज हम करते हैं पेट्रोलियम इंडस्ट्री में आइसोमर्स को बनाने में। सॉरी। अब ये लास्ट वाले पार्ट में हम लोग देखने जा रहे हैं, पूरा सिलेबस के ही बात को कर रहे हैं। हाँ, यहाँ तक यदि पहुँच गए हैं तो थोड़ा सा क्या करिए,
और हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है तो मुझसे ऑनलाइन भी आप पढ़ सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 91 5 × 5 एंड 440। औपचारिकता के लिए मैं अपना नाम बता दूं, मेरा नाम है मुकेश कुमार सिंह। अब आ जाइए कौन, एरोमेटाइजेशन, यानी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनाना हो तो अल्केन एक सही रास्ता है। शर्त है लेकिन इसके साथ कि मिनिमम कार्बन एटम होना चाहिए 6 और मैक्सिमम होना चाहिए कितना, 8। किसका, अल्केन का, इससे ज़्यादा में इसका फॉर्मेशन नहीं होगा। तो देखिए कि क्या क्या हुआ। ये एक सीधा सा चेन है, इसको समझिए, क्योंकि ये बॉन्डेड नहीं है, यहाँ से बॉन्डेड नहीं है। इसको 1 2 3 4 5 6, इसको मैं ऐसे 1 2 3 4 5 6। अब इसी चीज़ को हम घुमा दिए तो क्या फ़र्क पड़ता है, इसको यहाँ ऐसे 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 लिख दिए तो क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एन है, एन हेक्सेन ही है, ये एन हेक्सेन है, सीधा सीधा चेन है, ठीक है। तो इन सबों के साथ क्या है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, यदि देख पा रहे होंगे तो इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। इसके साथ कितना है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और यहाँ 3 हाइड्रोजन। होगा पहले क्या कि पहले तो यहाँ से हाइड्रोजन को हटना होगा, तभी ना ये दोनों आपस में मिलकर के क्या होगा, जुड़ेगा। अब यहाँ से हाइड्रोजन आपको कम करना होगा तो कम कर दिए, तो और कम करने की वजह से ये दोनों कार्बन आपस में जुड़ जाएगा, तो ये कहलाएगा साइक्लाइजेशन, यानी साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया। इसके बाद क्या होगा कि इन दोनों के बीच में एक डबल बॉन्ड बनना होगा अल्टरनेट, तो ये पूरा जब हम हटा दिए तो ये डबल बॉन्ड बन गया। यहाँ से भी आपको हटाना होगा, तब जा कर के इस जगह पे एक डबल बॉन्ड बनेगा, और यहाँ से भी आपको हाइड्रोजन को हटाना होगा, तो यहाँ तो सब जगह एक एक हाइड्रोजन रह जाएगा, तो साइक्लाइजेशन हुआ, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ, यहाँ से हाइड्रोजन हटाए तो डिहाइड्रोजिनेशन हुआ। तो देखिए इसमें कौन कौन सा प्रोसेस हुआ है बेंजीन बनने में, या बेंजीन बन चुका है। तो एरोमेटाइजेशन होने के लिए सबसे पहले साइक्लाइजेशन, आइसोमेराइजेशन और डिहाइड्रेशन होगा, तब एरोमेटाइजेशन होगा। एरोमेटिक कंपाउंड जो कि बेंजीन है उसका फॉर्मेशन होगा। तो देखिए एन हेक्सेन से 6 कार्बन एटम का था, तो 6 कार्बन एटम का ही एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बना, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। और इतना कंडीशन आपको देना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा। यहाँ से हाइड्रोजन हट रहा है, इसी वजह से डिहाइड्रोजिनेशन बोलेंगे। क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, मोलिब्डेनम ट्राईऑक्साइड, एल्युमिनियम ट्राईऑक्साइड के साथ टेम्परेचर 773 केल्विन यानी 500 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देना पड़ेगा। तो ये कंडीशन को रिमेंबर करके रखना पड़ेगा। तो देखिए ये है आपके पास एन हेप्टेन 7 कार्बन एटम का बनेगा, 6 कार्बन एटम का यहाँ से, और ये हो जाएगा CH3, और पूरा कंडीशन आपको यहाँ लिख देना पड़ेगा। तो ये था एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनाने का आसान तरीका। हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। अब ये लास्ट में है हमारे पास कौन, पायरोलाइसिस, यानी ब्रेक डाउन कर देना। 6 कार्बन एटम का है तो आप पॉसिबल स्ट्रक्चर यहाँ लिख सकते हैं। देखिए 6 कार्बन एटम का कंपाउंड, 4 का, 2 का, तो ये 4 2 कितना हो गया, 6 ही हो गया। 3 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम, 5 कार्बन एटम, 6 कार्बन एटम, ये पॉसिबल है। बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इसका होता है पायरोलाइसिस, ब्रेक डाउन करना। ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट में इसका इस्तेमाल होता है। जब 12 कार्बन एटम का है तो ऐसे ही आप पूरा ये पूरा दीजिएगा, 7 5 7 5 12, और अदर प्रोडक्ट्स भी बन सकता है। यूजेज ऑफ अल्केन आपका होमवर्क हो गया, सारा काम हम थोड़ी ही कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ तक सब लगा ठीक ठाक तो लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।